हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप वर्मा रेडियोलॉजी ड्रीम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा नया टॉपिक है रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके साथ हम एक चीज़ और जानने की कोशिश करेंगे, हेल इफेक्ट, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अलग से। और आपसे गुजारिश रहेगी कि जो आप वीडियो देखते हैं उनको लाइक्स भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, इसके बदले मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं है, आप बस इतना काम कर दीजिए और आपको मैं पढ़ाता रहूँगा। ओके, देखिए रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब, आपके सामने जो डायग्राम मैंने अभी बनाया है वो देखिए। इसमें क्या है कि जो मैंने रेड कलर के जो कवरिंग दिखाई है, ये क्या है, ग्लास एनवलप है। और ग्लास एनवलप क्या काम करती है आपको पता है, इसमें वैक्यूम क्रिएट करने का काम करती है एक्स-रे ट्यूब में। वैक्यूम का मतलब यहाँ पे निर्वात होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, है ना। अगर वैक्यूम होगी तो वहाँ पे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे टारगेट से पहुँचने से पहले। ओके, ये काम करता है ग्लास एनवलप। दूसरी बात, जो ट्यूब इंसर्ट होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। ट्यूब इंसर्ट मतलब जो एनोड कैथोड वगैरह इसके अंदर जो होते हैं उनको प्रोटेक्शन करने का काम करता है। कोई दिक्कत है नहीं है ना। ग्लास एनवलप हो गई। इसके बाद इसके अंदर क्या है, दो मेन असेंबली हैं, एक तो कैथोड वाला, एक एनोड वाला। दो इंपॉर्टेंट चीज़ यही है इसके अंदर। तो कैथोड क्या होता है, जो एक्स-रे ट्यूब होती है उसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल, यानी ऋणात्मक सिरा होता है एक्स-रे ट्यूब का। ओके, फिर क्या होता है, जो एनोड होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव सिरा होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव वाले जाएंगे वो टारगेट पे जाके ट्रैप हो जाएंगे, यानी अब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। उससे फिर क्या बनेगी, एक्स-रे और हीट बनेगी। कोई दिक्कत नहीं हुई ना। बट एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो रोटेटिंग एनोड था और स्टेशनरी एनोड था, उसमें डिफरेंस क्या था कि जो रोटेटिंग एनोड है वो तो क्या रोटेट करता रहता है अपनी एक्सिस के ऊपर, लेकिन जो स्टेशनरी एनोड था वो क्या था, फिक्स था, वो मूवमेंट नहीं कर रहा था। ओके, तो मूवमेंट नहीं कर रहा था और फिर भी उससे क्या रही थी, अक्सर निकल रही थी, लेकिन उसका क्या एक क्लोज था कि जो टारगेट पे इलेक्ट्रॉन जाके टकरा रहे थे वो एक ही जगह जाके टकरा रहे थे। देखो कुछ इस तरीका का था वो डायग्राम, मैंने कुछ ऐसे बनाया ना। अब यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो एक ही एक जगह जाके टकराएंगे, बार 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 हर बार एक्सपोज होंगे, एक ही जगह जाके टकराएंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पे गड्ढे गिर जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, रफनिंग एंड पिटिंग आ जाएगी। इससे क्या हो सकता है कि जो हमारे जो एक्सरे बनने की जो क्वालिटी एक्सरे की वो क्या हो सकती है, पुअर हो सकती है। इस वजह से क्या बनाया गया, फिर रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब बनाएगी। इसमें क्या होता है कि जो एनोड होता है वो घूमता रहता है, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जगह जाके स्ट्राइक नहीं करते हैं, अलग अलग जगह स्ट्राइक करेंगे और एक्सरे में लगातार मिलती रहेगी। कोई दिक्कत। एफ का मतलब क्या होता है, फिलामेंट। ठीक है, आर का मतलब जो लिखा है मैंने उसका होता है रोटेटिंग एनोड, और एस लिखा है उसका मतलब होता है स्टेम। एनोड जो स्टेम होती है जहाँ पे एनोड जुड़ा रहता है, जिससे किस पे घूमता है, उसको स्टेम बोलते हैं। फिर क्या होती है, रोटर। रोटर आप जानते हो क्या होता है, इसमें बेरिंग वगैरह होते हैं जिसको मूवमेंट कराने का काम करते हैं, एक तरह की मोटर लगाई जाती है। और इस मोटर को घुमाने के लिए क्या होता है, इसमें इंडक्शन मोटर होती है। इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि मैग्नेट होती है, मैग्नेट पे क्या होते हैं, कॉपर लिपटा हुआ रहता है, कॉपर। ठीक है, इस वजह से इसमें क्या होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बनती है जिससे करंट बनता है। फिर इस वजह से ये रोटर घूमता है, इससे जो एनोड घूमता है। कोई दिक्कत। आगे हम चीज़ के बारे में पूरी जानने की कोशिश करेंगे। हाई वोल्टेज सप्लाई मैंने दी है, ये किस लिए दी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाते हैं थर्मल इमिशन के कारण, वो इलेक्ट्रॉन्स फास्ट स्पीड कहाँ से लेंगे, इस हाई वोल्टेज सप्लाई के कारण लेंगे और स्पीडली एक्सेलरेट होकर टारगेट पे टकराएंगे। ओके गाइज, ये फिलामेंट सप्लाई है। कोई दिक्कत नहीं है इस डायग्राम में, दिक्कत हो तो मुझे बताना। एक डायग्राम और है आपको दिखाऊंगा। ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया रोटर वाला, ये इस जगह का, तो इसमें क्या आता है, ये देखो इसके अंदर ये प्रोसेस होती है। ये रोटर है पूरी, रोटर के अंदर क्या है, बेरिंग्स लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं, बेरिंग्स। बेरिंग जानते हो, तो गाड़ी के इंजन में क्या होते हैं, बेरिंग होते हैं ना, उस तरीके के इसमें भी क्या होता है, बेरिंग होते हैं जो घूमते हैं। किस वजह से घूमेंगे, जो ऊपर इंडक्शन मोटर लगे हुए है उसमें से क्या निकलेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेंगी और इससे करंट बनेगा, इस वजह से वो मूवमेंट करेगी, घूमेगी। इसमें क्या होता है, स्टेम होती है, जो स्टेम क्या करती है, इस पर लगी हुई होती है, इस पर एनोड लगा हुआ होता है। ये क्या एनोड डिस्क है, यानी घूमने वाला लगा दी, उसके ऊपर एक टारगेट जो टंगस्टन की डिस्क के ऊपर लपेट दी जाइए। डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत हो तो एक बार पूछ लेना। आगे देखो मेरे साथ, क्या देखोगे, देखो कि इन 1933, ठीक है, यानी 1933 में रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब को इन्वेंटेड किया गया। रोटेटिंग एनोड
अक्सर ट्यूब को इन्वेंटेड किया गया। ओके, अब इसकी खोज करी किस लिए गई थी कि जो रिपीट एक्सपोजर होते हैं अक्सर ट्यूब में, अक्सर ट्यूब में क्या होते हैं, रिपीट एक्सपोजर होते हैं। ठीक है गाइस, अक्सर ट्यूब में क्या होते हैं, रिपीट एक्सपोजर। रिपीट एक्सपोजर होता है अक्सर ट्यूब में। सॉरी गाइस, 2 मिनट रुकना। रिपीट एक्सपोजर होते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या बोला कि 1933 में रोटेटिंग एनोड अक्सर ट्यूब को इन्वेंटेड किया गया था। ओके, लेकिन क्यों किया गया था वो बता रहा हूँ कि अक्सर ट्यूब में क्या लगातार रिपीट एक्सपोजर होते हैं, रिपीट एक्सपोजर होते हैं, और उससे क्या होती है, हीट बनती है। ठीक है ना, हीट बनती है। उस हीट कैपेसिटी को, जो अक्सर ट्यूब की हीट कैपेसिटी होती है, वो जो एनोड है वो सहन नहीं कर पाता, टॉलरेट नहीं कर पाता, इसलिए रोटेटिंग एनोड को बनाया गया था। तो हीट कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, हीट कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए रोटेटिंग एनोड को बनाया गया था। ओके, ठीक है। दूसरी बात, जो रोटेटिंग एनोड होता है, रोटेटिंग एनोड होता है वो एक टंगस्टन की लार्ज डिस्क से बना हुआ होता है। टंगस्टन की लार्ज डिस्क से बना हुआ होता है। ठीक है, और उसमें एलॉय भी मिलाई जाती है, रेनियम 10%। ध्यान रखना, रेनियम। ओके, कोई दिक्कत, ये क्यों मिलाई जाती है आप पिछली वीडियो में देखोगे पता चल जाएगा। जो स्टेशन एनोड का मैंने वीडियो बनाया उसमें देख लेना कि जो रेनियम वो क्यों मिलाई जाती है इसमें। ओके, आगे देखो, यह जो डिस्क है मैंने बताया टंगस्टन वाली डिस्क है, वो क्या करती है, इस अक्सर ट्यूब के अंदर लगभग 3000 आरपीएम से घूमती है। आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट, यानी 1 मिनट में लगभग 3000 बार घूम जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, घूम जाती है। लेकिन घूम कितना सकती है, वो कितना घूम सकती है, वो घूम सकती है 3600 आरपीएम तक। लेकिन वो घूमती नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें फिर ज़्यादा घूमेगा तो क्या फ्रिक्शन होगा, क्या होगा, फ्रिक्शन। आप जानते हो, घर्षण होगा। इस वजह से क्या हो सकता है, जो एनोड की जो स्टेम है वो खराब हो सकती है, और एनोड से एक्सरे वो बनना बंद भी हो सकता है। समझ गए आप। दूसरी बात, जो एनोड है, एनोड की जो डिस्क है आपने देखी होगी, यहाँ से क्या होता है, देखो बीवेल होती है, झुकी हुई है ना। ये एनोड सीधा भी तो हो सकता था ना, यहाँ से सीधा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके टकरा सकते थे, ऐसा होता सीधा तो। लेकिन यहाँ पे क्या झुकाव है ना, वो मैंने बताया था ना, एनोड एंगल, कुछ याद है। तो इसमें क्या है कि जो एनोड क्या होता है, थोड़ा बीवेल होता है। बीवेल का मतलब झुकावा होता है। अब आप बता दो किस वजह से झुका होता है, अकॉर्डिंग टू लाइन फोकस प्रिंसिपल। ठीक है ना गाइस, लाइन फोकस प्रिंसिपल, उसमें एनोड एंगल कितना होता है, लगभग 6 से 20 डिग्री होता है। ध्यान रखना, लाइन फोकस प्रिंसिपल होता है और इसके अकॉर्डिंग 6 से 20 डिग्री एनोड एंगल बताया गया है। कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखो, जो रोटेटिंग एनोड हमने काम में लिया उसका मेन पर्पस क्या था, जो रोटेटिंग एनोड हमने काम में लिया उसका मेन पर्पस क्या था, मेन उद्देश्य क्या हो सकता है आपके हिसाब से। जो मैंने पहले बताया था, हीट के वजह इंक्रीज करने के लिए। और वही चीज़ है, क्या बोलता है कि जो हीट जनरेट होती है एक्सपोजर के दौरान, एक्सपोजर के दौरान हीट जो जनरेट होती है, हीट जनरेट, ठीक है, उस हीट को क्या करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, सेपरेट करने के लिए क्या किया जाता है, रोटेटिंग एनोड काम में लिया गया था। मेन पर्पस क्या था रोटेटिंग एनोड लेने के, जो एक्सपोजर करते हैं, एक्सपोजर के दौरान जो हीट जनरेट होती है उस हीट को स्प्रेड करने के लिए हम रोटेटिंग एनोड काम में लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। आगे देखो, एक चीज़ काम की दिखाता हूँ। हमने डायग्राम देखा, क्या डायग्राम में देखा, हमने देखा ये चीज़ देखी। इसमें क्या था कि जो रोटेटिंग एनोड होती है उसकी जो नेक होती है ना, उस पर क्या लगा हुआ था, एक इंडक्शन मोटर लगी हुई थी, दोनों तरफ लगी हुई है इंडक्शन मोटर। और वो क्या करती है, ड्राइव करती है स्टार्टर कोयल को। इसके अंदर क्या होता है, स्टार्टर कोयल्स होती हैं, इनके अंदर ही होते हैं स्टार्टर कोयल्स, रोटर में भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे इसको ड्राइव करती हैं मोटर को, और ये घूमना स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या लगे हुए हैं, वायर लगे हुए होंगे इसकी नेक के ऊपर चारों तरफ। उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। अब देखते जाओ आगे,
स्टार्टर कोयल इसके अराउंड लिपटी हुई होती है अक्सर ट्यूब की नेक की आउटसाइड जो ग्लास एनवलप होती है वहाँ पे। और जो स्टार्टर कोयल क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। इसमें क्या होता है, मैग्नेट लगी हुई होती हैं, कॉपर वायर भी होते हैं। इससे क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से क्या होता है कि इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा। कॉपर जो वायर होंगे इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, करंट बन गया। और जो इंड्यूस करंट है वो क्या करता है, जो रोटेटिंग एनोड होता है उसको पावर प्रोवाइड करवाता है ताकि वो घूम सके, स्पीडली घूम सके। समझ गए मेरी बात। इसमें ऐसे कुछ लिफ्टिंग का डायग्राम खराब होता है इसलिए मैं नहीं बना रहा था। ऐसे कॉपर की वायरिंग लिपटी हुई होती है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, इससे करंट बनेगा, फिर ये घूमेगा, इस वजह से घूमता। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। इसके अंदर जो बैरिंग्स लगे हुए होते हैं, मैंने डायग्राम में दिखाया आपको, जो बैरिंग लगे हुए हैं, ये रहे बैरिंग। ये बैरिंग क्या काम करते हैं, जो एनोड है वो इजीली घूम सके इसलिए इसमें बैरिंग लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये बैरिंग क्या करते हैं, इजीली मूवमेंट कराने के लिए इसमें क्या लगाया जाता है, बेरिंग्स के अंदर लुब्रिकेट लिया जाता है। लुब्रिकेट आप जानते हो, जो बेरिंग से घूमते हैं भाई, मशीन होती है वो घूमती है, तो उसमें क्या लुब्रिकेट एंड स्नेक ऑयल वगैरह डाला जाता है। इसमें भी क्या है, लुब्रिकेट डाला जाता है। लुब्रिकेट ना तो वो ऑयल होता है ना वो कोई पाउडर होता है, अलग ही लिया जाता है, वो हम पढ़ेंगे। समझ गए आप, इनमें क्या लिया जाता है, लुब्रिकेट लिया जाता है। अभी आगे देखो, आगे क्या है कि इसमें आप क्या लेते हो, लुब्रिकेट काम में लेते हो। लुब्रिकेट, लुब्रिकेट का मतलब होता है स्नेहक, इस वजह से जो मशीन है वो इजीली मूवमेंट कर सके। ठीक है, लुब्रिकेट काम में लिया जाता है इजीली मूवमेंट के लिए, इजी मूवमेंट के लिए ले लिया। आगे देखो कि ऑयल लुब्रिकेट जो होता है, ऑयल वो काम में नहीं लेते हैं, शुड नॉट यूज्ड, काम में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते, क्योंकि जो ऑयल होता है वो वेपराइज्ड हो सकता है अक्सर ट्यूब, क्योंकि गर्म होगी, काम जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टकराएंगे तो वो गर्म होगी, तो इससे जो ऑयल काम में लेते हैं वो क्या हो सकता है, वेपोराइज, वेपोराइज हो सकता है। ऑयल क्या हो सकता है, वेपोराइज, यानी वाष्प बन सकती है। इससे हमारी जो अक्सर ट्यूब की वैक्यूम है वो क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। कोई दिक्कत है क्या, जो वैक्यूम है वो क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। ओके, एक चीज़ तो होगी। आगे दूसरा क्या है कि हम ड्राई पाउडर के रूप में जो लुब्रिकेट होता है वो भी काम में नहीं ले सकते। ड्राई पाउडर, जैसे आप जो खेलते हो ना कैरम बोर्ड, उस पर लगाया था पाउडर, जैसे वो क्या होता है इजीली वो क्या बोलते हैं, गोटी मूवमेंट करती है ना, इस वजह से इसमें भी क्या बोलता है कि ड्राई जो पाउडर है वो भी हम काम में नहीं लेते हैं। जैसे कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट काम में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, कि जो पाउडर है वो भी क्या कर सकता है, वैक्यूम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वैक्यूम डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो भाई ऑयल भी नहीं लिया, ड्राई पाउडर भी नहीं लिया, तो फिर क्या लेंगे, देखो क्या लेते हैं कि मेटेलिक लुब्रिकेट काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, मेटेलिक लुब्रिकेट। मेटेलिक लुब्रिकेट कौन सा, सिल्वर लेते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, हाई वैक्यूम में काम में लिया जा सकता है। इसको हम हाई वैक्यूम के अंदर काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसे वैक्यूम डिस्ट्रॉय नहीं होगी। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। आगे देखो, सिल्वर का मतलब एजी, पढ़ते हैं ना लेटेंट इमेज एक्सरे फिल्म में वो। अब क्या बोलता है कि जो हाई हीट जनरेट होती है उसके कारण जो अक्सर ट्यूब में जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और अक्सर प्रोडक्शन से जो बेरिंग होते हैं वो क्या हो सकते हैं, फिर जाम हो सकते हैं ज़्यादा हीट की वजह से। समझ रहे मेरी बात, क्या बोल रहा है कि जो अक्सर प्रोडक्शन होता है अक्सर ट्यूब में, अक्सर प्रोडक्शन, और उस अक्सर प्रोडक्शन के कारण क्या होती है, हाई हीट जनरेट होती है, हाई हीट जनरेट होती है। और इस हाई हीट जनरेशन के कारण क्या होता है, क्या हो सकता है, जो बेरिंग हैं वो स्टक हो सकते हैं, बेरिंग स्टक यानी जाम हो सकते हैं। फिर समझ गए भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाके टकराएंगे, इसके अंदर बेरिंग्स हैं, ठीक है, ज़्यादा कि वो गर्म होगी, मोलिब्डेनम गर्म होगी, फिर बेरिंग भी गर्म होंगे। गर्म होने से क्या हो सकते हैं, वो फिर जाम हो सकते हैं, फिर एनोड भी जाम हो जाएगा, फिर मूवमेंट ही नहीं करेगा। ये बात बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो जाम हो जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, आगे देखो, इसलिए रोटेटिंग एनोड में एक स्टेम लगाई होती है। कौन से स्टेम की बात कर रहे हैं, कौन से स्टेम की बात कर रहे हैं, इस स्टेम की बात कर रहे हैं जो लगी हुई है रोटर और एनोड के बीच में। इसलिए क्या होता है, फॉर स्टकिंग मतलब जो जाम है उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, एनोड
के साथ में स्टेम लगाई जाती है। ठीक है, स्टेम लगा दी और वो स्टेम क्या कर बनी किसकी हुई होती है? मोलिब्डेनम की, मोलिब्डेनम की बनी हुई होती है, मोलिब्डेनम की बनी हुई होती है। और ये लगभग कितना उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है मोलिब्डेनम का? लगभग 2600 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक ये मेल्ट नहीं हो सकती, इतना टेम्परेचर आराम से सहन कर लेती है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। आगे देखो, और दूसरी बात, बट ये क्या है? पुअर हीट कंडक्टर है, पुअर हीट कंडक्टर। लेकिन ये हीट को ज़्यादा मतलब कि कंडक्ट नहीं कर सकता, चालन नहीं कर सकता, हीट को आगे नहीं भेज सकता ज़्यादा। समझ गए आप? ये चीज़ भी है इसमें। आगे देखो, जो मोलिब्डेनम स्टेम काम में लेते हैं वो क्या करती है? जो हीट फ्लो होती है टंगस्टन और टारगेट के बीच, जो बेयरिंग और टारगेट के बीच में जो हीट फ्लो होती है उससे बचाने का काम करती है। क्या बोला? कि जो बेयरिंग्स और जो टारगेट के बीच में जो हीट फ्लो होती है उससे प्रिवेंट करने का काम करती है दोनों को। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से अगर वो हीट वो यहाँ जाएगी तो बेयरिंग खराब होगी ना। इस हीट को रोकने के लिए क्या होती है? स्टेम होती है, वो ज़्यादा चालन नहीं करती हीट का। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अब दूसरी बात, अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर एक ही एक जगह जाके टकराएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह जाके टकराएंगे, इस वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है? रफनिंग एंड पिटिंग आ सकती है, जो अक्सर ट्यूब की लाइफ को क्या कर देता है? कम कर देता है। इसलिए क्या करते हैं कि जो टारगेट जो टंगस्टन है उसमें एलॉय मिलाई जाती है एक के लिए टंगस्टन की बजाय, और वो क्या होती है? लगभग रेनियम होती है 10%। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। रफनिंग पिटिंग से बचाने के लिए एनोड जो सरफेस होती है वो एलॉय की बनाई जाती है। ठीक है, ये तो था हमारा रोटेटिंग एनोड। आगे देखो, एक नया टॉपिक है, अच्छा सा, समझ में भी आएगा आपको। क्या होता है? देखो, हील इफेक्ट। हील इफेक्ट क्या होता है? पता है कि किसी को? मैं बताऊं? रेड पेन किधर गया? हील इफेक्ट क्या होता है? हील इफेक्ट देखो, एक प्रोसेस होती है। हील इफेक्ट क्या होती है? ऐसी प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है कि जो हमारा टारगेट है, ठीक है, टारगेट बना दिया मैंने अच्छा सा, आप भी बनाते जाओ साथ साथ में। ये क्या है? फिलामेंट। ठीक है, ये क्या बना दिया मैंने? फॉक्सिंग कब बना दिया? तो ये क्या हो गया? पूरा कैथोड। क्या बोलते हो आप इसको? कैथोड। ये तो आपको पता चल ही गया होगा, रोज रोज यही चीज़ें सीख रहे हो। तो ये एनोड। अब फिलामेंट से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। निकल गए इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रॉन बीम। अब इलेक्ट्रॉन बीम से क्या होगा? यहाँ से बनेगी ये क्या है भाई? डिटेक्टर है जो रेडिएशन को डिटेक्ट करने का काम करता है। अब यहाँ पे देखेंगे हील इफेक्ट की प्रोसेस कैसी होती है। कि एक ऐसी प्रोसेस होती है हील इफेक्ट, इसमें क्या होता है कि जो अक्सर बीम की जो इंटेंसिटी होती है वो कैथोड की साइड ज़्यादा होती है एनोड से कंपेरिजन में। क्या हुआ कि मैं बताऊँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, वो जाए जो टारगेट है टंगस्टन का उसके पे जाके टकराएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन जाके टकराए वो ऐसा तो है नहीं कि सरफेस पे जाके टकराए और अक्सर प्रोडक्शन हो जाएगा, नहीं होगा।
वो इलेक्ट्रॉन्स टारगेट के कुछ अंदर तक जाएगा और वहाँ से जो जिसमें क्या होते हैं एटम्स होते हैं टंगस्टन के, हमने पढ़ा था, उसके आउटर शेल के साथ इंटरेक्शन करेगा, फिर वहाँ से अक्सर प्रोडक्शन है, उसको ऐसी प्रोसेस हमने देखी थी। ठीक है, तो अंदर तक जाएगा फिर अक्सर प्रोडक्शन होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो अक्सर बनेगी वो कैथोड की तरफ ज़्यादा बनेगी। कहने का मतलब क्या, उसकी इंटेंसिटी कैथोड की तरफ ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ से गया और फिर वो टकरा के वापस आएगा उसी स्पीड से, तो कैथोड की तरफ ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। और वो अगर एनोड से होगी, एनोड की तरफ होगी, तो एनोड के अंदर कुछ उसको ज़्यादा वेग तय करना पड़ेगा। यहाँ से निकलेगा तो इतना दूरी उसमें क्या करना पड़ेगा, इसको टारगेट के अंदर ज़्यादा तय करनी पड़ी, तो इसकी क्या होगी, स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। समझ रहे हो भाई, यहाँ से तो सीधा निकला तो इसकी स्पीड अपने आप ज़्यादा होगी, लेकिन उसको टारगेट के अंदर ज़्यादा दूरी तय करने की वजह से इसकी स्पीड कम होगी। कहने का मतलब क्या कि टंगस्टन का जो टारगेट है और जो कैथोड है उसमें यही होता है कि जो कैथोड की तरफ जो बीम की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होती है और एनोड की तरफ क्या होती है, बीम की इंटेंसिटी कम होती है। तो जो कैथोड की तरफ होती है उसकी लगभग 105% इंटेंसिटी होती है और जो एनोड की तरफ होती है उसकी लगभग 73% इंटेंसिटी, और बीच वाली मान लो आप 100%। ठीक है, तो ये फर्क आ जाता है इंटेंसिटी में। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हील इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन निकला वो टारगेट पे जाके टकराएगा, तो जो अक्सर प्रोडक्शन होगा वो टारगेट की सरफेस से ना होकर के इलेक्ट्रॉन वो अंदर तक जाएगा, फिर वहां से अक्सर प्रोडक्शन होगा। तो कैथोड की तरफ अक्सर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और एनोड की तरफ कम होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हील इफेक्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। आगे देखो, जो इंटेंसिटी होती है एक्सरे बीम की वो एक समान नहीं होती आल पोर्शन में। जो इंटेंसिटी एक्सरे बीम की वो पूरे पोर्शन में नॉट सेम नहीं है भाई, मैंने पहले भी दिखा दिया आपको, क्या नॉट सेम नहीं है। आगे देखो, जो मेन रीजन होता है क्या होता है कि जो एनोड होती है, जो एनोड की सरफेस होती है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और वो सरफेस के द्वारा क्या कर लेता है, अक्सर जो अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो अक्सर फोटोन होते हैं वो कुछ अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाते हैं, बाहर निकलते ही नहीं है। इस वजह से एनोड की तरफ कम होता है और कैथोड की तरफ ज़्यादा इंटेंसिटी होती है। आगे देखो, मैंने बताया था ना कि जो अक्सर प्रोडक्शन होता है वो जस्ट सरफेस से ना होकर के टारगेट के स्लाइटली बिलो से होता है। ठीक है, आगे देखो, जो एनोड साइड होती है एक्सरे की, है ना, उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ट्रेवल करते हैं और ज़्यादा डिस्टेंस के कारण क्या होते हैं, जो एक्सरे बाहर निकलती है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, फिर कम हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि जो एक्सरे होती है वो एनोड के अंदर ज़्यादा अब्जॉर्ब होती है। इसलिए जो इमिटेड एक्सरे बीम की इंटेंसिटी है वो एनोड की तरफ कम होती है और कैथोड की तरफ हाई होती है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको और दिखाऊंगा। देखो, फैक्टर अफेक्टिंग हील इफेक्ट, हील इफेक्ट को अफेक्ट करने वाले कारक कौन से हैं वो देखो मेरे साथ, मजा आएगा। पहला कारक है एनोड एंगल। एनोड एंगल कैसे इफेक्ट करता है कि जो एनोड एंगल होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होकर के क्या यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होता है हील इफेक्ट के। ठीक है, तो आप हील इफेक्ट यहाँ पर लाग दो, क्योंकि हम फैक्टर पढ़ रहे हैं हील इफेक्ट के, तो आप यहाँ भी इसको यहाँ पे लिख दो, बेटर रहेगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एनोड एंगल वो हील इफेक्ट के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब कि अगर एनोड एंगल कम होगा, एनोड अगर एंगल कम होगा तो जो हील इफेक्ट है वो क्या होगा, अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। हील इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा आप बताओ। मैं अगर इसको झुकाव दूं और वो झुकाव क्या दे दूं, मैंने झुकाव ज़्यादा दे दिया, सॉरी कम दिया झुकाव, एनोड एंगल कम है, तो एनोड एंगल मतलब मैं झुकाव कम दिया इसको, कहने मतलब ऐसा सीधा ही रखा, तो इलेक्ट्रॉन आए वो उसमें ज़्यादा दूरी तय करेंगे, फिर एक्सरे बनेगी तो ज़्यादा अब्सॉर्प्शन होगा ना एक्सरे का, और इंटेंसिटी कम होगी इसकी। भाई मैंने अगर यहाँ तक कर दिया, एनोड को अगर सीधा कर दूँ ऐसे, ठीक है, तो एक्सरे आएगी वो ज़्यादा इसके अंदर जाएगी, फिर एक्सरे बनेगी तो ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगा ना एक्सरे का। इसलिए क्या होगा, हील इफेक्ट अपने आप बढ़ जाएगा। भाई एक्सरे का अब्जॉर्प्शन होगा, कैथोड की तरफ ज़्यादा तो एनोड की तरफ कम होता है, इसी को हम हील इफेक्ट बोलते हैं। तो एनोड एंगल अगर कम होगा तो हील इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर एनोड एंगल बढ़ाएंगे हम, क्या करेंगे,
एनोड एंगल अगर हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे एनोड एंगल को अगर हम बढ़ाएं तो क्या होगा, जो हील इफेक्ट है वो क्या होगा, अपने आप कम हो जाता है। ठीक है गाइज, एनोड एंगल अगर मैं बढ़ाऊं, इसको अगर मैं बढ़ाऊं तो जो हील इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझिएगा, डायग्राम बना के दिखाऊंगा डायग्राम, तो डायग्राम में देखते हैं। ये एनोड एंगल कम है, एंगल क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन आएंगी, अक्सरे तो बनेगी, लेकिन इसमें क्या होगा, ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। इस वजह से क्या होगा, हील इफेक्ट क्या होगा, एनोड एंगल अगर कम है तो हील इफेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक, अब मैं एनोड एंगल को अगर इंक्रीज कर दूं, झुकाव दे दिया मैंने थोड़ा इसको ज़्यादा, ठीक है ना, तो क्या होगा, ज़्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी इसके अंदर, एनोड के अंदर, किसको, अक्सरे की इंटेंसिटी को। तो एनोड एंगल अब क्या हो गया, बढ़ गया, तो हील इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीज़ हमने देखी अभी, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। आगे देखो, एफ एफ डी, एफ एफ डी का मतलब क्या होता है, फिल्म फोकस डिस्टेंस। ठीक है, फिल्म फोकस डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, एसआईडी भी बोल सकते हो आप इसको, सोर्स, ठीक है ना, जो डिस्टेंस होती है उसकी बात करते हैं। आगे देखो, इसमें क्या होता है, एफएफडी में जो हील इफेक्ट होता है वो भी एफएफडी की क्या होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, है ना, अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हील इफेक्ट कम होगा, और डिस्टेंस कम करेंगे तो हील इफेक्ट बढ़ जाएगा। ये चीज़ है, डायग्राम में देख लो। मैंने डिस्टेंस मान लो 42 इंच रखी है, ठीक है, तो 42 इंच पे क्या होगा, डिस्टेंस मैंने कम रखी है, ठीक है ना, डिस्टेंस अगर कम रखूं, एफ एफ डी डाउन है, तो हील इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है ना, ये एनोड है, और यही डिस्टेंस अगर मैं और बढ़ा दूं आगे, ये कितनी कर दी मैंने, लगभग 72 इंच कर दूं, कितनी कर दूं, 72 इंच, कहने वाला एफ एफ डी मैंने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, तो हील इफेक्ट क्या होगा, अपने आप कम, सॉरी बढ़ जाएगा, सॉरी यार, इंक्रीज हो जाएगा। हील इफेक्ट समझ तो गए ना, अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा, एक कम करी मैंने, डिस्टेंस कम कर, हील इफेक्ट क्यों बढ़ेगा, कि जो सारी की सारी जो रेडिएशन है वो उसको डिटेक्टर को मिल जाएंगी। अगर मैं डिस्टेंस कम कर दूँ तो पास में रहेंगे, तो मतलब जो हाई इंटेंसिटी रेडिएशन वो जल्दी मिलेगी, लो वाली अब्जॉर्ब हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं और डिस्टेंस बढ़ाऊँ इसको, तो वो साइड में रेडिएशन निकल जाएंगी, यानी वाली जो पुअर रेडिएशन है वो मिलेंगी, और हाई इंटेंसिटी इधर निकल जाएगी, लो इंटेंसिटी की इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगी, साइड में निकल जाएगी। कहने का मतलब कि अगर एफ एफ डी में बढ़ा दूँ तो हील इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, और डिस्टेंस अगर कम रखो, यानी रेडिएशन प्रॉपर मिल जाएगी, तो हील इफेक्ट बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब फील्ड साइज और होता है, वो और देख लो क्या होता है, तीसरा जो फैक्टर अफेक्टिंग क्या होता है, फील्ड साइज। फील्ड साइज जानते हो क्या होता है, अक्सर बीम की जो फील्ड एरिया होता है वो क्या होता है, हील इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फील्ड साइज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड साइज की, तो क्या होता है देखो, ये हमारा एनोड भाई साहब, ये हमारा फिलामेंट, इलेक्ट्रॉन आएंगे, टकराएंगे, अक्सर बढ़ती रहेंगी। तो अगर फील्ड साइज में छोटा रखूं, अक्सर बीम का जो फील्ड साइज है वो अगर छोटा है, स्मॉल फील्ड साइज है, ठीक है, तो स्मॉल फील्ड साइज होगा, तो इससे क्या होगा कि जो रेडिएशन है वो साइड में निकल जाएगी ऐसे, ठीक है। स्मॉल फील्ड साइज में क्या होगा, स्मॉल फील्ड साइज में रेडिएशन साइड में निकल जाएगी, मतलब आपको कुछ रेडिएशन इस पर मिलेगी,
फील्ड साइज अगर मैं स्मॉल रखूँ, छोटा एरिया रखूँ नीचे, तो कहने वाला अगर वो कोलीमीटर वगैरह लगा दूँ तो अब्जॉर्ब हो जाएगी ना साइड में रेडिएशन। भाई यहाँ पे कोलीमीटर वगैरह लगे हुए हैं तो साइड वाली रेडिएशन अब्जॉर्ब हो जाएगी, बीच वाली हमको मिलेगी। तो वो बीच वाली की देखिए मध्यम रेंज की जो हमें रेडिएशन मिलेगी, जो हाई इंटेंसिटी की भी नहीं मिलेगी, लो वाली भी नहीं मिलेगी। तो स्मॉल फील्ड साइज में क्या होगा, तो हील इफेक्ट क्या होता है, अगर फील्ड साइज कम है, फील्ड साइज क्या है, यहाँ पे ना लिखूँ, यहाँ लिखूँ, फील्ड साइज अगर कम है तो क्या होगा, एफ जो हील इफेक्ट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये वो भी कम होगा। क्यों कम होगा कि तो हाई वाली और लो वाली तो साइड में निकल रही है, हमें तो बीच की रेंज एक से मिल रही है, तो हील इफेक्ट यहाँ पे मतलब ही नहीं हुआ। हील इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कैथोड की रेंज वो हाई होती है कैथोड की तरफ, और एनोड की तरफ क्या होता है, लो होती है। तो वो तो हमें रेडिएशन ही नहीं मिली है ना, वो मिलनी चाहिए। तो इसमें क्या हील इफेक्ट भी कम होगा अगर स्मॉल फील्ड साइज है। तो अगर मैं फील्ड साइज बढ़ा लूँ तो जो रेडिएशन निकली है वो प्रॉपर मिलेगी, ठीक है ना, प्रॉपर मिलेगी ना। अगर फील्ड साइज में और बढ़ा लूँ तो फील्ड साइज क्या हो गया, लार्ज हो गया, लार्ज फील्ड साइज। तो इस पर क्या होगा, हील इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, हील इफेक्ट मतलब प्रॉपर रेडिएशन मिल जाएगी, हाई वाली भी और लो वाली भी। अब एक हील इफेक्ट का एडवांटेज हम लेते हैं, क्या एडवांटेज लेते हैं कि अगर कोई पेशेंट है वो एक तरफ से मोटा है, यानी कोई उसका एक ऐसा पार्ट है वो थिकर, दूसरा पार्ट क्या है, पतला। जैसे आपको दिखाता हूँ, ये पेशेंट है, ये इसकी नेक, ये इसका चेस्ट, इसका एब्डोमेन, ठीक है, ये पेशेंट, ठीक है। अब यहाँ से एक्सरे लेना है मुझे, सर्वाइकल स्पाइन और थोरैसिक स्पाइन का। अब यहाँ से एक्सरे मतलब जो एनोड कैथोड है, ये कैथोड और ये एनोड यहाँ पे इधर। अब जो एक्सरे बनेगी यहाँ से निकलेगी, तो अगर मैं जो कैथोड की तरफ है उसको तो मैं थिक एरिया कर दूँ। आप समझ रहे हो कि कैथोड की तरफ जो रेडियस निकलती है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, कहने वाला कि इसकी ओर आप थिक एरिया कर सकते हो बॉडी का। और जो एनोड की तरफ क्या होता है, कम रेडिएशन, जो इंटेंसिटी रेडियस में, इस तरफ यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, थिन एरिया कर सकते हो, ठीक है ना। तो नेक क्या है, एक पतला एरिया, और जो थोरैसिक स्पाइन वगैरह वो क्या है, मोटा एरिया। तो आप एनोड की तरफ क्या कर दो, सर्वाइकल स्पाइन कर दो, और जो कैथोड है इसकी तरफ क्या कर दोगे, थोरैसिक स्पाइन कर दोगे। तो यहाँ पे क्या इक्वल रेंज आ जाएगी। तो एडवांटेज हो गया ना हील इफेक्ट का, समझ गए, ये था। तो गाइस कैसा लगा हमारा वीडियो, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। और अभी मेरा टाइम हो गया तो मुझे जाना पड़ेगा। थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।